बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोगों ने एजीएम के हवाले से टाइमलाइंस पढ़ ली थी कि एजीएम फर्स्ट एजीएम और सब्सीक्वेंट एजीएम की टाइमलाइन थी। फर्स्ट एजीएम हमने पढ़ा था जी 16 मंथ्स में कर लो इनकॉर्पोरेशन से, और सब्सीक्वेंट एजीएम या जो इसके बाद आने वाली एजीएम्स हैं सब्सीक्वेंट एजीएम्स सारी आप लोग होल्ड कर लो 120 डेज फॉलोइंग द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और सेकंड बात हमने पढ़ी थी कि वंस इन अ कैलेंडर ईयर। तो अभी तक मैंने पुरानी बात की है, कैलेंडर ईयर में एक दफा जरूर होनी चाहिए, और इस पे हमने एग्जांपल्स भी पढ़ ली। आज हम बात पढ़ते हैं कि एक्सटेंशन क्या अवेलेबल है टाइम में। जी बिल्कुल, लेकिन बस फर्क इतना है कि लिस्टेड कंपनी हो तो मैंने जैसा पहले भी कहा, लिस्टेड कंपनी के केस में एक बड़ा जुआई है हमारा कमीशन, तो हमें कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कंपनी क्या हो, लिस्टेड हो। और अगर नॉन लिस्टेड हो अदर देन दैट, तो हर केस में रजिस्ट्रार एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है एजीएम की होल्डिंग में। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप 120 डेज में क्लोज नहीं कर सके, या आपका वंस इन अ कैलेंडर ईयर में क्लोज नहीं हुआ, वैसे तो वंस इन अ कैलेंडर ईयर का प्रॉब्लम पे कंपनसेशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर क्लोज नहीं हुआ तो लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, कमीशन से रिक्वेस्ट करेगी, कमीशन उन्हें अलाउ कर देगा। और अगर इसके अलावा कोई भी कंपनी होगी, यानी अदर देन दैट पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, तो उस केस में रजिस्ट्रार फॉर अ स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एजीएम मे बी हेल्ड बाय अ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन जो मिलेगी आप लोगों को दैट वुड बी 30 डे एक्सटेंशन। यानी यूं कहूं कि 120 दिनों में 30 दिन का इजाफा कर लो तो मैक्सिमम यहां तक जा सकते हो एजीएम को होल्ड करने में। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 स्प्रिंग 2012 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी कहते हैं एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन। और आगे उसने एक प्रोविजन लिखी है, एवरी कंपनी शैल होल्ड इट्स एजीएम विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। तो ये वही पॉइंट उसने हमसे स्प्रिंग में टेस्ट किया हुआ, एक छोटा सा पॉइंट यही वाला एक्सटेंशन का, कि क्या इसमें एक्सटेंशन मिल सकती है। हमने तो पढ़ा हुआ प्रोविजन 120 दिन की, तो यस इसमें 30 डेज की हम एक्सटेंशन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द कंपनी। अब एक प्रॉब्लम आता है जी, लिस्टेड कंपनी ने ये जो एजीएम होल्ड करनी है, ये जो जहां पे सारे मेंबर्स को इनवाइट करना है, वो कौन सी जगह होगी जनाबे वाला। याद रखिएगा, जिस लोकेशन में, जिस सिटी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, वहीं पे आपकी एजीएम हो रही होगी। सपोज मैं कहता हूं मेरा लाहौर में लोकेटेड है तो एजीएम लाहौर में हो रही होगी, कराची में लोकेटेड है तो कराची में हो रही होगी, ठीक है, या उसकी नियरेस्ट सिटी में। जैसा फॉर एग्जांपल मेरा लाहौर में है तो मैं गुजरावाला में कर सकता हूं, सियालकोट में कर सकता हूं, या सियालकोट में रजिस्टर्ड ऑफिस है तो मैं लाहौर में शायद एजीएम होल्ड कर सकता हूं। नियरेस्ट सिटी में जहां पे ट्रैवलिंग में आप बाय रोड ट्रैवल कर सको, तो वहां पे आप कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो मीटिंग को। इज दैट क्लियर? तो वो कहते हैं लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे लगाई जा रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि इसका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा है। यानी यूं कहूं मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मेंबर तंग ना हो, इसलिए आप एजीएम वहां होल्ड करें। एजीएम शैल बी हेल्ड इन द टाउन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड और इन द नियरेस्ट सिटी। अच्छा जी, इसके बाद ये एक पैराग्राफ छोड़ के मैं आगे चल रहा हूं। नोटिस ऑल कंपनीज, तो हमने पढ़ा हुआ है 21 दिन का नोटिस देना होता है। तो अगली बात वो कहता है द नोटिस ऑफ एन एजीएम shall be sent to the member and every person who is entitled to receive the notice of the AGM at least 21 days before the date fixed for the meeting। तो जो भी डेट फिक्स की है उससे कम से कम 21 दिन पहले आपने नोटिस भिजवा देना है। जिस दिन मीटिंग है उससे कम 21 दिन या 21वां दिन भी हो सकता है। यानी मैं यूं कहूं कि आप लोग 1 जनवरी को नोटिस देकर 21 जनवरी को 2022 को एजीएम होल्ड कर सकते हो, मीटिंग की डेट रख सकते हो। इससे पहले नहीं रखोगे। हाँ, इसके बाद जब मर्जी रखना चाहो 22 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी रखो। 21 दिन का एटलीस्ट टाइम पीरियड गैप होना चाहिए ताकि जो भी आए नोटिस को प्रॉपरली पढ़ के आए, ताकि वो डिस्कस कर सके। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि अगर कंपनी लिस्टेड होगी, अगर कंपनी लिस्टेड होगी तो हम लोगों ने इसको पब्लिश भी करना है। और तो वो कहते हैं
इन केस ऑफ अ कंपनी, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, सच नोटिस, ये जो एजीएम का नोटिस भेजना है ये आपने अपने बड़े जवाई को भी भेजना है, कमीशन को, इन एडिशन टू इट्स बीइंग डिस्पैच इन द नॉर्मल कोर्स टू द मेंबर, मेंबर के साथ साथ आपने कमीशन को भी भिजवा देना है, और ये पब्लिश भी होगा इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेजेस में इन एटलीस्ट वन इशू ईच ऑफ द डेली न्यूज़पेपर ऑफ रिस्पेक्टिव लैंग्वेज हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन। तो एक इंग्लिश एक उर्दू न्यूज़पेपर में भी छापेंगे किसको, नोटिस को। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब पॉइंट आता है कि मीटिंग कॉल कौन करता है। तो याद रखना डायरेक्टर जो होते हैं दे आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, दे आर द डिसीजन मेकर्स, और आई कैन से दे आर द एग्जीक्यूटर ऑफ द कंपनी। तो जनाब एजीएम बुलाते वही हैं, हालांकि ये मीटिंग जो है ये मेंबर की मीटिंग है, बट एजीएम इज कॉल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर्स एंड नॉट ऑन दी मेंबर्स। तो हमारे एग्जीक्यूटर कौन है, डायरेक्टर हमारे एग्जीक्यूटर हैं, तो इसलिए डायरेक्टर ही मीटिंग्स बुलाते हैं, मेंबर मीटिंग नहीं बुलाते। अच्छा जी, अब एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने ऊपर छोड़ के आया था, ये एक फैसिलिटी है जो क्रिएट की गई है लिस्टेड कंपनी के लिए। मैंने जिस तरह कहा लिस्टेड कंपनी के केस में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है और मेंबर बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ मेंबर्स होते हैं कंपनी के, तो एक फैसिलिटी क्रिएट की गई कि हर बंदा शायद मीटिंग में ना आ सके, और अगर आ गया खुदा ना खास्ता तो आपके पास इतनी जगह नहीं होनी कि आप बिठा सको। तो इनफैक्ट उसके लिए एक फैसिलिटी क्रिएट की गई कि वीडियो लिंक यानी वीडियो फैसिलिटी, यानी वो लोग मीटिंग अटेंड कर लें जूम पे आके या किसी सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उन्हें मीटिंग रूम में ज्वाइन कर लें ताकि वो आपकी बातें सुन सकें, तो वो या वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो वो कहता है लेकिन उस केस में पहली बात ये ऑप्शन अवेलेबल है किसको, मैंने पहली कंडीशन बताई, ये ऑप्शन अवेलेबल है लिस्टेड कंपनी को, नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन कि मेंबर की औकात होनी चाहिए कि उसे वीडियो लिंक भेजा जाए। औकात क्या है जी, 10% की औकात होनी चाहिए उस बंदे की जो हमसे कह रहा है कि वीडियो का लिंक तो भेजें जरा, ठीक है। ये कौन सी वो वायरल वीडियोस हैं जो तुझे भेज दें, ठीक है। सो वीडियो का लिंक भेजवाने पूछने के लिए तुम्हारे पास कम से कम 10% की औकात हो। तो फिर और कंपनी भी कौन सी हो, लिस्टेड। तो 2 कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन, जिसको ऐसी खुजली हो, जिसको ऐसे जरासीम हो कि उसने वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंस में एंटर होना है या एजीएम में एंटर होना है, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा। लिस्टेड कंपनी को 10% की औकात, लिस्टेड कंपनी है 10% की औकात है और रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट कितने दिन पहले करेगा, कम से कम 7 दिन पहले, एटलीस्ट 7 डेज पहले। ये हो गई तीसरी कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन थी और ये थर्ड कंडीशन। मीटिंग से प्रायर टू द डेट ऑफ मीटिंग, मीटिंग से 7 दिन पहले वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा कि मैं एजीएम अटेंड करना चाहता हूं आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। बात समझ आई? और वो सिटी में रिजाइड करता है, आप नियर बाय सिटी में कर रहे हो, तो वो आपसे मांग लेगा कि जनाब मुझे वीडियो लिंक दे दें, मैं नहीं आ सकता गुजरांवाला, आप लाहौर में नहीं कर रहे, आप गुजरांवाला में कर रहे हो, मैं गुजरांवाला नहीं आ सकता, मुझे वीडियो लिंक दे दें। लेकिन ऐसे कहने के लिए कंपनी लिस्टेड हो, बंदे की 10% की औकात हो और कम से कम 7 दिन पहले वो ऐसी रिक्वेस्ट अगर करना चाहे फरमाइशी प्रोग्राम, तो 7 दिन पहले चला ले। सो हाउएवर एटलीस्ट 7 days prior to the date of the meeting on demand of the member residing in a city who hold at least 10% of the total paid up capital or such other percentage as may be specified, a listed company must provide the facility of video link to such member, enabling them to participate in its AGM. बात समझ आई? तो 3 शर्तें पूरी करे, लिस्टेड कंपनी, 10% की औकात और 7 दिन पहले रिक्वेस्ट कर दे। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो कंपनी उसको वीडियो लिंक की फैसिलिटी दे देगी। उससे ये होगा, एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म होगा जिसका लॉगिन पासवर्ड होगा, तो वो उसी को मिलेगा, तो वही मीटिंग अटेंड कर पाएगा। दैट्स ऑल। ठीक हो गया? सो ये था जी अब तक एजीएम, हमारा एजीएम मुकम्मल हो गया। अब जरा चलते हैं हम लोग ईओजीएम के ऊपर। हमने अब तक पढ़ ली स्टैट्यूटरी मीटिंग, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग आई एनुअल जनरल मीटिंग। अब नेक्स्ट हमारी मीटिंग है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईओजीएम। हमने कहा था कि
बहुत से ऐसे डिसीजन हैं जिनमें मेंबर की अप्रूवल बहुत जरूरी होती है, लेकिन होता यह है कि एजीएम अभी बहुत दूर है, तो क्या करें? क्या इंतजार करें? नहीं, 6 महीने बाद नहीं, डिसीजन तो अभी लेना है, तो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर लेते हैं, ईओजीएम, या आपकी बुक में उसे ईजीएम लिखा होता है, हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ईओजीएम कहते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। वो कॉल कर लो। ये साल में कितनी कॉल की जा सकती है? जितनी तुम्हें जरूरत हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आपका दिल करे जितनी चाहो मीटिंग कॉल करना चाहो करो कॉल, हमने तुम्हें रोका थोड़ी है। सो जिस तरह मैंने कहा, डायरेक्टर आर द एग्जीक्यूटर ऑफ द कंपनी, सो डायरेक्टर ही ये मीटिंग कॉल करेंगे, ठीक है। सो वो कहता है ऑल द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन द एजीएम एंड एसएम, AGM and SM यानी एनुअल जनरल एंड स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इसके अलावा जो जो होंगी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग समझी जाएंगी। कॉलिंग EOGM बाय द बोर्ड कॉल करता है, ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा कि बोर्ड कॉल, द बोर्ड में एट एनी टाइम कॉल EOGM टू कंसिडर एनी मैटर विच रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, यानी वो मैटर्स जो के मेंबर ने अप्रूव करने हैं, तो जब चाहो इनकी EOGM बुला लो, ऐसा डायरेक्टर के पास इख्तियार मौजूद है। अब यहां पे ना एक बड़ी खूबसूरत बात है कि एक तो ये है कि डायरेक्टर के पास इख्तियार है कि वो जब किसी मेंबर से साइन करवाना या किसी बात पे अप्रूवल लेना चाहेगा, वो जनरल मीटिंग कॉल कर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर भी तो हो सकते हैं बेचारे जो कहें यार हमें भी कुछ मनवाना है, आपस में बैठ के डिस्कस करना है, तो वो क्या करेंगे? फिर मेंबर क्या करेगा? फिर टेक्निकली वो रिक्वेस्ट करेगा डायरेक्टर को, जनाब बोर्ड साहब हमें भी दिल कर रहा है मिलने को, हमें भी चाय पानी पिला दो, ठीक है, चाय बिस्किट खिला दो, तुम्हारी मेहरबानी, एक मीटिंग कॉल कर दो। तो वो क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? सो एक होता क्या है कि एक मेंबर अगर चाहता है कि वो मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करे, तो हम कहेंगे अच्छा रिक्वेस्ट करना चाहते हो, औकात है तुम्हारी, रिक्वेस्ट करना चाहते हो। वंस अगेन मैं इस वर्ड्स को ना, शेयर होल्डिंग पावर को अक्सर औकात का लफ्ज कहता हूं कि याद रहना आसान हो जाता है। औकात है तुम्हारी कि तुम कॉल करो, ठीक है, हमको रिक्वेस्ट करो। तो वो कहता है कि अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो, इसका मतलब दो क्लासिफिकेशन होगी, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मैं एक छोटा सा स्केच बना रहा हूं, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यानी जिसका शेयर कैपिटल है वो जिसका नहीं है। अगर तो शेयर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो मेंबर की औकात हो कम से कम 10%, कम से कम एटलीस्ट 10%, मैं यूं लिख देता हूं, एटलीस्ट 10% की औकात हो। और अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर वो मेंबर वाली कंपनी होगी ना, तो उस केस में वो कहता है 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबर्स, यानी जितने भी मेंबर हैं उनमें से कम 1/10, 10%, वही बात 10% ही, लेकिन 10% ऑफ टोटल मेंबर। यानी अगर मैं कहूं 100 मेंबर है कंपनी के, तो 10 मेंबर रिक्वेस्ट करें मिलके। और अगर मैं कहूं 10 मेंबर है तो एक मेंबर रिक्वेस्ट करे। बात समझ आ रही है? चलो, सो वो कहते हैं अगर 10% की औकात है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, 10% की औकात है, और अगर नहीं है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो एटलीस्ट 1/10 हो, इतनी औकात हो तो हमें रजू कीजिएगा। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं हमें तब मुंह लगाइएगा जब तुम्हारी इतनी औकात हो, तो फिर हम तुम्हारे कहने पे EOGM बुला लेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात बताइएगा साथ, और अभी भी उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो गुस्से में है और कहते हैं कि खाली ये नहीं तुम्हारी औकात, हमें रीजन भी बतानी है क्यों बुलाना चाहते हो, पर्पस क्या है तुम्हारा, और जब रिक्वेस्ट करो तो रिटर्न में करना, ठीक है, जबानी कलामी नहीं चलेगा, रिटर्न रिक्वेस्ट करो, रीजन बताओ क्यों करना चाहते हो, और साइन करना रिक्वेस्ट को कि कौन कौन है तुम में से जो ये मीटिंग बुलाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात ख्याल रखिए कि एक बंदे की औकात 10% हो तो वो अकेला भी मीटिंग बुला सकता है, हो सकता है दो लोग मिलकर, एक की 7% औकात है, एक की 4%, मिलकर 11% बनती है, तो ये दोनों मिलकर 2 साइन कर देंगे यहां पे और मीटिंग बुला लेंगे, ठीक है।
ज्वाइंटली भी बुला सकते हैं। इसका मतलब औकात अकेले की नहीं है तो दो लोग मिल जाएंगे और मीटिंग कॉल कर लेंगे, ईओजीएम की रिक्वेस्ट कर देंगे, सॉरी मीटिंग कॉल नहीं करेंगे, ईओजीएम की। वो दोनों रिक्वेस्ट कर रहे होंगे नहीं, एक ही पेपर पे एक ही रिक्वेस्ट लिखी जाएगी। वो इसमें अक्सर नहीं हम लोग स्टूडेंट कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो सारे एक ही एप्लीकेशन पे साइन कर देते हो, वही वाला काम करेंगे। ठीक, दोनों के होंगे सिग्नेचर। सो दोनों अपने सिग्नेचर कर देंगे रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक हो गया। सो अब जरा पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम अगली बात बाद में करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं कि इतनी गुस्सा काफी है। कहता है द बोर्ड शैल फोर्थविथ proceed to call an EGM at the requisition. Requisition means request made by the members. In case of a company having share capital, representing not less than 1/10 of the total voting power. ठीक है। और अभी एक बात नहीं मैंने डिस्कस की, in case of a company not having share capital, not less than 1/10 of the total member. वही वाली बात। लेकिन ये जो औकात है ये किस दिन की औकात हो? जिस दिन रिक्वेस्ट कर रहे हो, शाबाश। ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेस्ट, जिस दिन रिक्वेस्ट करो उस दिन की औकात की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उस दिन तुम्हारी औकात होनी चाहिए। तुमको हमारे बाप दादा बहुत अमीर थे, उन्होंने कंपनी में शेयर, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अपनी औकात हो और उस दिन की औकात हो जिस दिन रिक्वेस्ट कर रहे हो। और रिक्वेस्ट शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग, कि भाई बुलाना क्यों चाहते हो, साइन करो इसको रिक्विजिशनिस्ट को, बाय द रिक्विजिशनिस्ट। जितने लोग हैं वो इसको साइन करें और डिपॉजिट कराओ। कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस तशरीफ लाओ और जमा कराओ। फिर हम सोचेंगे, हम कॉल करेंगे। सो ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे किसको? डायरेक्टर को। अब डायरेक्टर की ऑप्शन पे है कि उन्होंने तो कंप्लाई कर दिया बेचारों ने, जो आपने कहा उन्होंने पूरा कर दिया। अब डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो ईओजीएम कॉल करे। तो जरा देखते हैं डायरेक्टर की केस में डायरेक्टर क्या कर सकता है। डायरेक्टर को फिर बाउंड किया जाएगा कि जनाबे वाला अब आप प्लीज कॉल करें। लेकिन अगर डायरेक्टर हिलजुल ना करे, 21 दिन गुजर गए, डायरेक्टर नोटिस ही नहीं भिजवा रहा, मतलब वो नहीं बुलाना चाहता। मेंबर रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मेंबर ने अपनी कंप्लाई कर ली है, लेकिन डायरेक्टर हिलजुल ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा, तो फिर लॉ इख्तियार देगा कि मेंबर्स को कि इतनी बेइज्जती काफी है, नहीं बुला रहा तुम खुद बुला लो, नहीं बुला रहा तुम खुद बुला लो। तो वो कहता है इफ द बोर्ड डज नॉट प्रोसीड विद इन 21 डेज, अगर 21 दिनों में नहीं बुलाया, कहां से 21 दिन? फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट बीइंग डिपॉजिटेड, यानी तुमने जो रिक्वेस्ट डिपॉजिट कराई है रजिस्टर्ड ऑफिस में, उस दिन से अगर 21 दिन गुजरे और डायरेक्टर नोटिस नहीं भेज रहा तो उसके इरादे नेक नहीं है। सो खुद बुला लो। टू कॉज अ मीटिंग टू बी कॉल्ड, द रिक्विजिशनिस्ट, द रिक्वेस्ट जिन्होंने की है मेंबर, मे देमसेल्फ कॉल द मीटिंग, खुद बुला लेंगे। क्लियर? सिंपल ही बात की, समझ आई कि अब भी अगर वो नहीं बुला रहा है 21 दिनों में तो तुम खुद बुला लो। अच्छा, खुद बुलाने जाओगे तो एक बात का ख्याल रखना, क्या कहते हैं, खुद बुलाने जाओगे तो जस्ट अ मिनट, हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे पास टोटल 90 दिन है। किस दिन से? जिस दिन तुमने डिपॉजिट कराई है ना रिक्विजिशन, ये रिक्वेस्ट तुमने जिस दिन रिक्वेस्ट भेजी है, सपोज ये रिक्वेस्ट है, इस दिन से लेकर तुम्हारे पास 90 दिन है टोटल। मेंबर्स को कह रहा है इसमें होल्ड कर लो, जिसमें से ऑलरेडी 21 दिन जाया करवा चुका है डायरेक्टर। ठीक है, तो वो कहता है द रिक्विजिशनिस्ट मे देमसेल्फ कॉल द मीटिंग, बट इन आइदर केस, कोई भी रीजन हो, डायरेक्टर बुला रहे हैं या तुम बुला रहे हो, कोई भी एक केस हो, इन आइदर केस का मतलब है डायरेक्टर बुला रहे हैं या मेंबर बुला रहे हैं, एनी मीटिंग सो कॉल्ड शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। सो जिस दिन जमा कराई है वहां से 90 दिन है। सो ऑब्वियसली बोर्ड नहीं बुला रहा, मेंबर खुद बुला रहे हैं, तो खर्चा कौन कर रहा होगा? बेचारा है मेंबर। और अगर मेंबर ने खर्चा किया ना तो लॉ ने कहना है कि खर्चा इन्होंने किया ना, रिकवर कर लो। किससे? कंपनी से। सो अगर ये मीटिंग मेंबर बुला रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये कंपनी बुला रही है। तो खर्चा कौन करे? फिर कंपनी। मेंबर ने अपनी पल्ले से कर लिया तो वो कंपनी से रीइंबर्स करवा लेगा, रीइंबर्समेंट हो जाएगी। अब कंपनी कहेगी मेरा क्या कसूर है, पंगा डायरेक्टर ने लिया कि मैंने लिया है? तो लॉ कहेगा अच्छा डिफॉल्टिंग डायरेक्टर का कसूर है, फिर उस डिफॉल्टिंग डायरेक्टर की सैलरी से काटेंगे हम।
ठीक है, वो खर्चा डिफॉल्टिंग डायरेक्टर की सैलरी से कटेगा। तो बात समझ आई? मेंबर किससे लेंगे? कंपनी से। कंपनी किससे लेगी? डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से। तो लो जी, एनी मीटिंग कॉल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट शैल बी कॉल्ड इन द सेम मैनर as nearly as possible as that in which meeting are to be called by the board। तो मेंबर ऐसे ही मीटिंग बुलाएंगे और उसी मैनर में कंडक्ट करेंगे जैसे बोर्ड ने कंडक्ट करनी थी। एनी रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट। अच्छा, एक्सपेंस रीजनेबल होने चाहिए, खुदा का वास्ता है। ये ना हो तुम मीटिंग कॉल करो ठीक है, और खर्चे के लिए सबको मरी ले जाओ, ठीक है, चलाओ तुम्हें नॉर्दर्न एरिया की सैर भी करा के लाओ। तुम्हें नहीं, ऐसे नहीं। रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट इन कॉलिंग अ मीटिंग शेल बी रीइंबर्स्ड टू द रिक्विजिशनिस्ट बाय द कंपनी एंड द सम सो पेड शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी फी और अदर रिम्यूनरेशन पेएबल टू सच ऑफ द डायरेक्टर्स हु वर इन डिफॉल्ट इन कॉलिंग द मीटिंग। तो जिसने गलती की है डायरेक्टर ने, वो जिम्मेदार होगा और वो पे करेगा। इज इट क्लियर? सो नोटिस, ईओजीएम का भी नोटिस जाना है। कितने दिन पहले जाएगा मीटिंग का नोटिस? एटलीस्ट 21 डेज पहले नोटिस जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा जी, प्लीज एक मिनट। नोटिस हो गया। अच्छा प्लीज स्टार्ट। ओके, नोटिस ऑफ यूजीएम हमने कहा जी 21 दिन पहले कम से कम नोटिस देना है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी पहले भी कि शॉर्ट नोटिस दिया जा सकता है अगर वो तमाम लोग जिन्होंने आना है और मीटिंग करनी है और वोट करना है, अगर वो एग्री हैं तो शॉर्ट नोटिस हो सकता है। लेकिन शॉर्ट नोटिस लिस्टेड कंपनी हो, मिलियंस ऑफ मेंबर हो, क्या सबको पहले नोटिस भेजोगे कि जनाब आप एग्री करते हैं? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को हासिल है। तो वो कहता है however in case of an unlisted company for all the member entitled to attend and vote at any EOGM so agree a meeting may be held at a shorter notice। is that clear? ले जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 आता है सामने। कहता है जी स्प्रिंग 2010 का पास पेपर है। कहता है एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट और नॉट, सपोर्ट योर आंसर। तो लिखा हुआ है नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग should always be sent to the shareholder at least 21 days before the date of the meeting। तो ये बात में एक्सेप्शन मौजूद है कि शॉर्टर नोटिस अनलिस्टेड के केस में हो सकता है। लें जी अगली बात, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 ऑटम 2008 का पास पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5A वो कहता है, सिंपल सा है वैसे, इसको मैं नहीं बताना चाह रहा। वो कहता है मीटिंग आर कॉल्ड, विच मीटिंग आर कॉल्ड EOGM and what is the minimum notice period for calling EOGM? Can PPL hold such a meeting at shorter notice? तो ये तीनों बातें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अच्छा जी, पावर ऑफ SCCP टू कॉल द मीटिंग। अब देखो हमारा जो रेगुलेटर है SCCP, उसको, ये सिर्फ पावर सेक्शन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें बस बताया जाएगा कि अगर मेंबर ने मीटिंग बुलानी चाहिए और डायरेक्टर नहीं बुला रहे तो SCCP कहेगा बुला लो। SCCP चूंकि रेगुलेटर है तो डंडा देगा कि भाई बुलाओ, खबरदार। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो SCCP की सिर्फ पावर्स डिफाइंड है यहाँ पे। तो वो कहते हैं द कमीशन हैज द पावर टू कॉल द जर्नल मीटिंग। अच्छा, ये खाली EOGM के हवाले से पावर नहीं है, ये दोनों मीटिंग्स के हवाले से पावर है, AGM हो या EOGM हो। देयर इज डिफॉल्ट इन कंडक्टिंग द AGM और स्टैट्यूटरी मीटिंग, आप डिफॉल्ट कर रहे हो, या फिर डायरेक्टर डू नॉट प्रोसीड टू कॉल द EOGM, जज़ाकल्लाह बेटे, ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर, या मेंबर की रिक्विजिशन के ऊपर डायरेक्टर जो है वो मीटिंग कॉल नहीं कर रहे, बेईमानी कर रहे हैं, तो फिर SCCP खुद बुला लेगा मीटिंग। मैं नजर नहीं आ रहा बीच में कोई बात नहीं। अच्छा जी, और देखिए आगे लिखते हैं कमीशन में गिव सच डायरेक्शन in relation to the calling, holding or conducting the meeting and the preparation of any document required with respect to the meeting as the commission may thinks fit। तो वही वाली बात कि कमीशन के पास पावर है कि वो मीटिंग बुला सकता है, डॉक्यूमेंट्स का कह सकता है, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, अभी हमने कॉरम ऑफ द मीटिंग नहीं पढ़े। अभी तक हमने डायरेक्टर की मीटिंग का कॉरम तो जरूर पढ़ा है, लेकिन मेंबर्स की मीटिंग का कॉरम अभी तक हमने नहीं पढ़ा। लेकिन उसने यहां पे SCCP की एक पावर लिख दी है कि जनाबे वाला अबव मेंशन डायरेक्शन में इंक्लूड आ डायरेक्शन, यानी SCCP ये डायरेक्शन भी दे सकता है दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन, खुद मौजूद हो या प्रॉक्सी लगवा दे अपनी, शेल बी डीम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। भाई हम तो समझेंगे एक बंदे के साथ भी मीटिंग हो सकती है। बात समझ आइए?
लॉ ने, एससीसीपी ने वो कर दिया ना, आएंगे बाकी भी, वैसे ही कह रहा हूं एससीसीपी ने इस हद तक इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। इख्तियारात का बताया जा रहा है कि ये इख्तियारात मौजूद हैं, इस्तेमाल नहीं करती एससीसीपी, क्योंकि कंपनी ये नौबत आने नहीं देती। बात समझ आई है? नेक्स्ट कहते जी कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग, इवन कि यहां तक कि इस मीटिंग की कॉस्ट कौन बियर करेगा ये भी पावर्स में मौजूद है। कहता है एनी मीटिंग सो कंडक्टेड शैल फॉर द पर्पस बी डीम्ड टू बी द मीटिंग ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग कॉल और हेल्ड एंड कंडक्टेड एंड ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच कंपनी शैल बी पेड बाय द कंपनी अनलेस द कमीशन डायरेक्ट्स द सेम टू बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कहता है कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि वो कहेगा कि मीटिंग तो मैंने बुलाई है लेकिन मीटिंग किसकी है, तो खर्चा कौन बियर करे, कंपनी, अनलेस के कमीशन खुद कह दे कि नहीं भाई कंपनी नहीं देगी ये बंदा देगा, तो फिर वो बंदा देगा। सो ये वंस अगेन इख्तियारात सिर्फ और कुछ नहीं है, उसको सारे इख्तियारात दिए जा रहे हैं, कॉस्ट के हवाले से, कोरम के हवाले से, मीटिंग बुलाने के हवाले से। बात समझ आइए बेटे? चलें नेक्स्ट, पेनल्टी वाले पॉइंट काट दें। सो जल्दी से ये भी एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं आज हम। ले जी, कहते हैं नोटिस, सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस। अब यहां पे कुछ नोटिस के हवाले से कुछ हल्की फुल्की बातें लिखी हुई हैं, बड़ी आसान आसान सी, कि आपने नोटिस देना है तो कैसे समझा जाएगा कि नोटिस डिलीवर हो गया है, अगले बंदे को पहुंच गया है, हो सकता है घूम जाए ना पहुंचे तो किसकी जिम्मेदारी है। तो लॉ समझाएगा कि भाई देखो अगर तुमने प्रॉपरली डिस्पैच किया है और नोटिस जो है वो टीसीएस वालों ने घुमा दिया है तो उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। एक्सीडेंटल ओमिशन जो है ना उसकी वजह से कोई मेंबर तुम्हारे खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि सारे नोटिस तुमने हैंडओवर किए थे, किसको बोला, आपके टीसीएस वाले को या कोरियर वाले को। इज दैट क्लियर? सो वो कहता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब सर्विस, नोटिस डिलीवर करना, डॉक्यूमेंट डिलीवर करना। कहता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट नोटिस मीन डिलीवरिंग द डॉक्यूमेंट्स या नोटिस इन द वे प्रिस्क्राइब्ड और परमिटेड बाय द एप्लीकेबल लॉ, जैसा लॉ ने कहा है। अच्छा, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर, आ डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन में बी सर्व्ड ऑन द कंपनी। ऐसा समझाएगा कि नोटिस कंपनी को सर्व हो गया है। अब कोई भी नोटिस किस तरह, फॉर एग्जाम्पल एफबीआर वालों ने कोई नोटिस भिजवाया, एससीसीपी वालों ने कोई नोटिस भिजवाया, कोर्ट से कोई नोटिस आता है तो हम समझेंगे नोटिस। लेकिन ये वाला कौन सा, ये एससीसीपी वाला, एससीसीपी का नोटिस मिल गया है कंपनी को एट द, अगर क्या हो, कहता है मे बी सर्व्ड ऑन द कंपनी और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी अगेंस्ट एन एक्नॉलेजमेंट, कि वो रिसीवर वाला आया, उसने कंपनी से रिसीविंग ले ली कि सर ये आपका पार्सल आया, ले लें, साइन कर दें। बाय पोस्ट और कोरियर सर्विस, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आपको ईमेल की है, इन एनी अदर मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। ईमेल की आपने नहीं पढ़ी, आपका कसूर है, आपको ईमेल चली गई है, इसका मतलब आपको नोटिस डिलीवर हो गया है। आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि नोटिस नहीं मिला। इज दैट क्लियर? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन कमीशन और द रजिस्ट्रार, तो अब कब समझा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो कमीशन या रजिस्ट्रार को सर्व हो गए हैं? तो वही चार बातें दोबारा देखो, मे बी सर्व्ड ऑन द कमीशन और द रजिस्ट्रार, अगर यही चार बातें हो कि कमीशन के एड्रेस पे डिलीवर हो जाए, कोरियर में भेज दिया, उसने साइन ले लिए कमीशन के ऑथराइज पर्सन से, पीएन से, इलेक्ट्रॉनिक मीन में ईमेल कर दिया आपने कमीशन को, तो ये समझा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हो गए हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट डिलीवर करना किस एड्रेस पे डिलीवर करें? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। एट डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन अ मेंबर एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस, और अगर किसी मेंबर को करना है तो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जो उसने कंपनी को दिया हुआ अपना बायोडाटा। और अगर उसका कोई रजिस्टर्ड एड्रेस ना हो पाकिस्तान में तो वो कहता है एट द एड्रेस सप्लाइड बाय हिम टू द कंपनी फॉर द गिविंग ऑफ नोटिस टू हिम, या उसने उसकी जगह जो पता दे दिया है उधर सप्लाई कर दें। वंस अगेन कब समझा जाएगा कि डॉक्यूमेंट मेंबर को सर्व हो गया है? वही चार बातें, अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, कोरियर, कोस्ट रिपोर्ट, वही बातें, वही सिंपल। जैसे पेपर नहीं आने के चांस नहीं है, वैसे ही बस पढ़ा रहा हूं कि कुछ पढ़ा हुआ है हमने, ऐसी बात नहीं कि पढ़ा नहीं। व्हेन नोटिस बाय पोस्ट टू बी डीम्ड इफेक्टिव, कब समझा जाएगा कि पोस्ट से जो नोटिस भेजा है वो इफेक्टिव है? कहता है व्हेन अ नोटिस इज सेंट बाय पोस्ट, सर्विस ऑफ नोटिस
shall be deemed to be effective by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the notice, and unless the contrary is proved to have been effected at the time at which the letter will be delivered in the ordinary course of the post. उन्होंने पूरा पोस्टल का तरीका सिखाया है, लेटर पोस्ट किया हो, प्रॉपर्ली एड्रेस लिखा हो, उसके ऊपर प्रॉपर्ली नोटिस लगाया हो उसके अंदर, लाइक दैट उसने एक तरीका सिखाया आपको, ठीक है। प्लीज जरा एक काम कीजिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल 5 पढ़िए जरा प्लीज, देखिए समझ आती है, आसान सी एग्जांपल है। सर इसमें जैसे कि तो वो तो कोरियर सर्विस वालों की हुई ना गलती डिलीवरी, हाँ तो वो कह रहे हैं कि ये इफेक्टिव होगा। हाँ, तो नोटिस इफेक्टिव होगा ना। एंड जाहिद क्लेम कर रहा है कि नोटिस नहीं मिला, तो उसका कंपनी का कसूर नहीं है। यही समझा रहा हूं कि एक मेंबर ये कह सकते ना मुझे नोटिस ही नहीं मिला, मैं वरना मीटिंग में आता। भाई एक्सीडेंटल ओमिशन है, कंपनी कसूरवार नहीं है, गलती हो गई है लेकिन कंपनी कसूरवार नहीं है। तो इसलिए आप ये मत नहीं कह सकते कि मीटिंग ही इनवैलिड होगी, नहीं ऐसा नहीं है। आपको नोटिस डिलीवर हुआ है, ये देखिए हमारे पास रिसीट पड़ी है, हमारे पास भी तो एक रिसीट होती है ना कि कोरियर वाला कहते हैं जी मैंने डिलीवर कर दिया अगेंस्ट दैट CNN नंबर या उनका जो ट्रैकिंग नंबर होता है, ठीक है जी। नोटिस इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर, बड़ी आसान सी और बड़ी खूबसूरत सी बात। और नोटिस टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ के फिर खत्म करते हैं बस जल्दी से। जॉइंट होल्डर हैं, मतलब एक शेयर के 2 मालिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर क्या करें, वो कहता है कि अ नोटिस में बी गिवन बाय अ कंपनी टू द जॉइंट होल्डर ऑफ अ शेयर बाय गिविंग द नोटिस टू द जॉइंट होल्डर नेम्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर। यानी यूं लिखा हुआ है कि शेयर हैं सलमान एंड अली के नाम पे, तो जनाब अगर कंपनी ने सलमान को, जो पहले जिसका नाम लिखा हुआ है रजिस्टर में, उसको भिजवा दिया तो समझ ले नोटिस दोनों को सर्व हो गया। इज दैट क्लियर? सो वो कहते हैं बाय गिविंग द नोटिस टू द जॉइंट होल्डर नेम्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर। इज दैट क्लियर? अगर उसने सलमान को भिजवा दिया तो समझ ले दोनों को नोटिस डिलीवर हो गया है जी। अगली बात प्लीज एग्जाम्पल 6 पढ़िए जल्दी से। जी डन, समझ आ गई? उसको नहीं भिजवाया तो वैलिड क्लेम फिर नहीं होगा। किसका नाम लिखा हुआ था पहले? आजम, बाबर एंड चांद, तो किसको नोटिस जाना चाहिए था? आजम को जाना चाहिए था। किसको भेज दिया इन्होंने? तो गलत हुआ, ठीक है। तो ये इट विल बी डीम्ड कि नोटिस सर्व ही नहीं हुआ लॉ की नजर में, ठीक है। वो आप क्लेम कर सकते हैं हमें नोटिस नहीं मिला। तो देखो ना, आज ज्वाइंट होल्डर, शेयर होल्डर 5%, ठीक है। XYZ ने नोटिस सेंड किया है ओनली टू बाबर, तो क्या ये समझा जाएगा कि ज्वाइंट होल्डर को नोटिस चला गया सबको? नहीं। आजम एंड चांद क्लेम दैट दे शुड हैव रिसीव्ड द नोटिस, नहीं, चांद को नहीं मिलना चाहिए था, आजम को मिलना चाहिए था। आजम क्लेम इज वैलिड व्हाइल चांद क्लेम इज नॉट वैलिड, ठीक है। जो सीक्वेंस में पहले है, जिसका नाम पहले है, उसको नोटिस डिलीवर होगा और ये समझा जाएगा कि तीनों को डिलीवर हो गया है, ठीक है। और नोटिस टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई मर जाए तो उसके पीछे जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, डिवॉल्व हो रही है इनहेरिटेंस में, उन्हीं को नोटिस सर्व किया जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ अगर हो चुकी है शेयर होल्डर की, तो उनको नोटिस सर्व कर दिया जाएगा। तो यही बात उसने लिखी हुई है। क्या नोटिस में बी गिवन to the person entitled to a share in consequence of death or insolvency of a member, addressed to him by the name or by the title or representative of the deceased or assignees of the insolvent, or by any like description at the address supplied for the purpose by the person claiming to be so entitled। जो बेटा उसने जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा कि मेरे इस एड्रेस पे आइंदा से आपने मुझे नोटिस भेजना करना है, तो फिर आप आइंदा से उस मेंबर के बिहाफ पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस ट्रांसफर किया करोगे। इज दैट क्लियर?
चले सो बेटे एग्जाम्पल 7 पढ़े और छुट्टी करें बस। जी डन। चलें जी, अल्लाह ताला सबको आसानी फरमाए। थैंक यू।